गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम फाइनल अकाउंट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। ओके, लेक्चर है हम लोग का आज 1 एंड डेट क्या है, हम लोग सितंबर में पहुंच चुके हैं, 1 सितंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखिएगा, बुक होगा निकालेंगे, बुक नहीं है स्क्रीन पर देखेंगे। बुक है, बुक निकाल लीजिए, स्क्रीन बुक नहीं है, बुक नहीं है ना, मार्किंग करिएगा। पेंसिल है ना आप लोगों के पास? पेंसिल है तो मेरे पास बहुत सारे पेंसिल है, ले लीजिएगा। क्वेश्चन पे नजर रखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ बिहार ट्रेडिंग कंपनी, देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है बिहार ट्रेडिंग कंपनी। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या, और पीएल से क्या रिजल्ट आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब यहां से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है परचेज नहीं दिया हुआ, हाँ नीचे देखो। सैलरी कहाँ जाएगा बेटा? सैलरी कहाँ जाएगा बोलो? पीएल। कमीशन पेड पीएल। कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट जो पैसा डूब जाता है। गुड। जनरल एक्सपेंसेस पीएल। टैक्स एंड इंश्योरेंस, बहुत अच्छा। वेजेज ट्रेडिंग, गुड। ओपनिंग स्टॉक परचेज, सेल्स, सेल रिटर्न, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, कैरेज ऑन सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। बस बन गया, बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए। लिखेंगे, सॉरी, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? बिहार ट्रेडिंग कंपनी। फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंडेड है? 1 मार्च 31 मार्च ईयर 22। 22। गर्मी तो है, कल भी गर्मी थी, कल तो हम घर से बाहर निकले समझ के बाद।
चलो पार्टिकुलर्स रुपी पार्टिकुलर्स रुपी ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक, सर हम लोग बनाते हैं ना 2 परचेज। साथ में बनाइए, 4 लोग बनाइए, हम भी बनाते हैं। क्लोजिंग रिटर्न है क्या? सेल्स का शायद नहीं था। सेल्स का निकल गया बस। कितना ओपनिंग स्टॉक? नहीं है क्या? है सर 22,000। परचेज कितना है बेटा? 1,10,000। सेल्स कितना है बेटा? रिटर्न कितना है बउआ? चलिए वेजेज भी था, वन 1,000। हाँ कैसे 2,000? एक हजार बस 1,000 है और कुछ है? बस कैरेज में परचेज कितना है? एक 1,800 और कुछ है? डायरेक्ट में कुछ नहीं है अब। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,060। इसका टोटल लगा लो, यही टोटल यहाँ लिखो एंड ग्रॉस प्रॉफिट लो। 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पे? ये लेकर बनाइए, इसको कंप्लीट करिए। 158,060 यही है ना? चार में 2 जोड़ेंगे तो अच्छा सही बोले हैं। हम तो टेस्ट ले रहे थे आप लोग का सर कि आप लोग आपका टेस्ट है 1,68,060 माइनस 22,000 1,10,000 2,800 कितना यार? 33,260। जी सर चलो ये जीपी हमारा आ गया। अब पीएल बनाएंगे तो इस जीपी को ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेड अकाउंट 33,260। अब पीएल के आइटम को डाल दीजिए। सैलरी है 9,000, फिर आपका 2 कमीशन 2,200, फिर है बैड डेट्स कितना जी? 800। फिर क्या है? जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस 4,000 फिर क्या है? टैक्स एंड इंश्योरेंस टैक्स एंड इंश्योरेंस ज़्यादा लगता है कम जाएगा।
कितना है? 2000 और क्या है? डिस्काउंट कितना है? 1600 पक्का 1600 है? देख लेते हैं। हाँ सर। एडवर्टीजमेंट इंटरेस्ट कितना एडवर्टीजमेंट? 3000 इंटरेस्ट कितना है? 1760 1760। हाँ सर। और कुछ है? हाँ सर। क्या है? गैलेगन से ओके। कितना है? 30,000 1000। चलिए इसका सम कर दीजिएगा। इसका सम तो आएगा 33,260 आएगा। माइनस कर दीजिए, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नौ 2200, 800, 4000, 2000, 1600, 3000, 1760। कितना है आंसर? 7900। चलिए बनाइए इसको। हम लोग बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है? छोटा सा चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट का। तो विदाउट एडजस्टमेंट में जो बैलेंस शीट है कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा बैलेंस शीट बनाना है और उस बैलेंस शीट में जो एसेट्स होंगे एंड लायबिलिटीज होंगे उसको डाल देना है, ठीक है? बैलेंस शीट। सर कैपिटल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट है। एज वी नो, हम लोग का जो चैप्टर हम लोगों का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। जैसे हम लोग जब चैप्टर शुरू किए थे तो हम लोग ये डिस्कस किए थे, याद होगा हम लोग का। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट होता है और एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है बेटा? इनकम स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं? पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब वो बना लेते हैं तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑफिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं यानी इनडायरेक्ट नेचर के जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं ओवर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे एक रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हमें क्या बताता है? तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो देता है कि पूरे साल भर में क्या आपको आया, क्या इनकम हुआ और क्या एक्सपेंस हुआ। अब एज अ बिजनेसमैन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे यानी हम अपना इनकम चेक करेंगे और एक्सपेंस चेक करेंगे
तो उसका हिसाब लगा के हमको एक नेट रिजल्ट पे आना पड़ेगा कि हमको फायदा कितना हुआ। किसी भी चीज का फायदा कैसे निकालते हैं? फायदा निकालने के लिए हमको जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू से हम माइनस कर देते हैं किसको? जो भी हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं उसको माइनस कर देते हैं। वो माइनस करने के बाद फायदा होता है, वो नेट प्रॉफिट। अब हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो प्रोपराइटर का बना रहे हैं, सिंगल ओनर का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? हम सिंगल ओनर का। 11th का बैच है, 11th जो सोल ट्रेडिंग जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, किसका सीख रहे हैं? सोल ट्रेडिंग। यानी एक इंसान जो बिजनेस शुरू करता है वो बिजनेस शुरू करके वो अपना हिसाब रखता है और हिसाब रख के साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट या लॉस जो सफर किया, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसमें ये बांटा नहीं जाएगा किसी के बीच, ये सारा का सारा किसका हो जाएगा? मालिक का होगा। मान लो ये कोचिंग मेरा है, इस कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ और कोई इसमें फैकल्टी या पार्टनर नहीं है, तो इस कोचिंग से आने वाले जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे, जो भी इनकम एक्सपेंस होंगे, वो किसका होगा? इस कोचिंग का होगा। अब कोचिंग का जो एक्सपेंस इनकम के बाद नेट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट क्या होगा? मेरा होगा। तो इस कोचिंग को चलाने के लिए मुझे पूंजी लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? पूंजी। पूंजी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल लगाए और हमको प्रॉफिट हुआ तो मेरा पूंजी और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जो प्रॉफिट हम कमाए वो प्रॉफिट बिजनेस से नहीं निकालेंगे तब बढ़ेगा, क्योंकि हम उस बिजनेस में प्रॉफिट को क्या करेंगे? री इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी बिजनेस ग्रो कैसे करते हैं? कोई भी बिजनेस ग्रो करता है कि उस बिजनेस से जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को आप बिजनेस में ही लगा देते हैं। अब मान लीजिए हमको जो प्रॉफिट आ रहा है, या मान लीजिए ट्यूशन फी हमको आता है, जो भी ट्यूशन फी आता है तो हम अपने रेंट दे देते हैं। हम मान लीजिए कि जो भी डेप्रिसिएशन है, ऑफिस के खर्चे हैं, वो दे देते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मेरा महीने का कुछ बच जाता है, अब वो पैसा हम अपना पर्सनल खर्चा सब कर देते हैं। तो क्या कोचिंग का ग्रोथ होगा? नहीं होगा। कोचिंग जैसा है वैसे ही रह जाएगा। कोचिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं मान लीजिए इस कोचिंग में मान लो कि कोई पहले फैसिलिटी नहीं था, मान लीजिए हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, ये नहीं था। अब मान लीजिए हम जो पैसा कमाए सब खर्च कर दिए, पर्सनल खर्चा कर दिए, तो हम उसी पे हमेशा रह जाते हैं। हमको प्रॉफिट जब मान लो हुआ, उस प्रॉफिट को हमने क्या किया? इस पे इन्वेस्ट कर दिया, उस पे इन्वेस्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और प्रॉफिट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बिजनेस से री इन्वेस्ट करता है, वो खा जाता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अपना निकाल लेता है, जो जरूरत का चीज़ है उसके लिए निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारा खर्च कर दें, तभी वो बिजनेसमैन आगे बढ़ता है। और जो बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ता है उसका कहानी ये होता है कि वो दिल से, मन से काम नहीं करता है, अपने अपने काम के प्रति वफादार नहीं होता है, ईमानदार नहीं होता है। पैसा आया, खत्म होगा, तभी हम काम करेंगे, तो वैसे में उसका बिजनेस का काम आगे नहीं बढ़ता है। तो एक सोल ट्रेडिंग का जब बना रहे हैं तो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, ये किस में चला जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल में। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगा और लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाएगा। तो नेट लॉस को हम कैपिटल से माइनस कर लेंगे और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करेंगे। फिर हम दूसरा देखें तो पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन स्टेटमेंट क्या था? पोजीशन बताता था। अब किसका पोजीशन बताएगा? तो बिजनेस में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका पोजीशन, क्योंकि बिजनेस में एसेट्स लायबिलिटी खत्म नहीं ना होते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट्स पे। अब ये है, अब इस साल में, ये अगले साल में रहेगा, अगले साल में रहेगा, जब तक चल रहा है चल रहेगा। जब ये पुराना हो जाएगा तो फिर नया मशीन आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये एसेट्स, और एसेट्स बिजनेस में क्यों होता है? यूज करने के लिए होता है। क्यों होता है बेटा? यूज करने के लिए होता है। आप कोई भी बिजनेस में देखिएगा, शोरूम में जो उसका जो भी एसेट्स है, संपत्ति है, फर्नीचर है, मशीन है, कार है, ये सब क्यों है? स्टेटस सिंबल के लिए नहीं रहता है। पर्सनल जो आप यूज करते हैं वो स्टेटस सिंबल के लिए रहता है कि पर्सनल महंगा चीज यूज कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस में वो क्यों है? क्योंकि वो उसको यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कस्टमर को बेनिफिट होगा। कस्टमर को बेनिफिट होगा तो वो पे करेंगे तो हमको बेनिफिट एज ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएगा। यानी एसेट्स को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, सोशल बेनिफिट नहीं होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट जानते होंगे कि हमारा काम इजी कर देता है। एसेट्स करता है कि नहीं करता है? हम कोई चीज यूज करते हैं, कोई संपत्ति को यूज करते हैं तो उससे हमारा काम क्या होता है? आसान होता है कि टफ होता है? थोड़ा इजी हो जाता है। हम मशीन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मैनुअल काम करेंगे।
आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, मशीन का ज़्यादा यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका काम ईजी हो जाता है। टीवी है, टीवी का रिमोट नहीं है, मान लीजिए जब टीवी में रिमोट नहीं हुआ करता था तो बार बार आप जाते थे वहाँ चैनल चेंज करते थे। कभी ऐसा किए हैं आप लोग? शायद नहीं, क्योंकि आपके जन्म के पहले रिमोट रहा होगा। मेरा रिमोट खराब हो जाता। रिमोट खराब वाले की बात है। हम लोग जब बच्चे थे तो जाते थे क्या, टीवी जाओ वहाँ से टीवी में चैनल बदलो, दूरदर्शन देखना है। अब क्या रिमोट है, रिमोट है, और रिमोट अगर वहाँ है तो उसको उठाने के लिए मम्मी कहा मम्मी रात थोड़ा रिमोट लाओ। जैसे रिमोट हाथ में आ गया उसके बाद देखिए ना 17 चैनल ऊपर होगा, 17 चैनल नीचे होगा। कोई चैनल लगातार कोई भी इंसान, आप टीवी बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि मोबाइल में ही आदमी बिजी रहते हैं, सब कुछ मोबाइल मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम एसेट्स को यूज करते हैं बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को पाने के लिए, तो हमको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि साल का जब अंत हो गया है तो अब ये इस एसेट का क्या वैल्यू हो रहा है, कितना कितना का एसेट से मिला, क्या क्या मेरी लायबिलिटीज है, क्या हम लोन ले रखे हैं, किसका पैसा बकाया है, बैंक से कितना लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, किसी का खर्चा बकाया है क्या, कोई क्रेडिटर मेरा सप्लायर का पैसा बकाया है, लायबिलिटी की पहचान करते हैं। तो हम इसके पोजीशन को जो पता करते हैं ना, उसी के लिए हमको बनाना पड़ता है पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और ये पॉइंट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी पार्टिकुलर डेट को बनता है। ये फॉर द ईयर साल भर का नहीं बनता है, ये एक पार्टिकुलर डेट को बनता है। जैसे सेल्स हुआ तो सेल्स एक ही दिन का सेल्स में रिकॉर्ड होता है, नहीं ना, पूरे साल भर में आपने जितना सेल्स किया, पूरे साल भर में जितना परचेज किया, पूरे साल भर का कितना सैलरी दिया, तो ये फॉर द ईयर यानी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनता है। लेकिन पोजीशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर नहीं बनता, ये एज ऑन बनता है। एज ऑन मतलब आज का दिन, चाहे वो 1 तारीख हो 31 तारीख हो। क्या लिखा हुआ है, टू ascertain द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और ये A = C + L क्या है, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग लिखने का कष्ट करेंगे, क्या लिखने का कष्ट करेंगे, लिख लीजिए। बैलेंस sheet is prepared to find out the position of assets and liabilities. Balance sheet is prepared at a particular date. There is no debit and credit are used. In balance sheet, both liabilities and assets must be equal. Balance sheet of sole trading organization
इज प्रिपेयर्ड, इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल समझते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ये वर्टिकल होता है, खड़ा होता है वर्टिकल। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है? क्या बात करते हैं आप, कहाँ पे हैं आप लोग? ये हॉरिजॉन्टल है। कहा तो बाबा, ये प्रभु बताइए, अभी तक यही उल्टा पढ़ रही थी। ये वर्टिकल लाइन है। सर रहने दीजिए ना, क्या करेंगे सर? डरे, जानना जरूरी है। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? आप समझ गए? सर थोड़ा नीचे। चलिए देखिए भाई, देखिए आप ही के पढ़ाई पर है, आप ही का कैसे कोशिश हो। हो गया? हो गया सबका? क्या फॉर्मेट बनाए? फॉर्मेट बैलेंस शीट ऑफ नेम ऑफ ऐसे लिख लीजिएगा। एज ऑन यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में लाइब्रेरीज, राइट साइड में एसेट्स। अब जितने भी एसेट्स से लिखते जाइए ना, उसके बहुत सारे एसेट्स ऐसे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज या स्टॉक,
डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, हाँ जोर से बोलिए, पे रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल होता है एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी होगा। जी बेटा, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार के एसेट्स होंगे, ठीक है ना। एक्रूड इनकम लिख लो, एस लायबिलिटी में लिखेंगे पहले कैपिटल, इनर कॉलम में पैसा लिखेंगे, लेस ड्राइंग्स अगर हुआ है तो माइनस कर लेंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो लेस करेंगे, उसके अलावा जो भी और लाइब्रेरीज है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम एडवांस, और कुछ होगा, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एटसेट्रा। और ये ध्यान रखिएगा कि हमारा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, चलिए चलिए तो अकाउंटिंग क्वेश्चन है। हाँ
ये नोट्स अगर प्रिंट निकाल रहे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बैलेंस शीट का सभी नोट्स का जितने नोट्स हो रहे हैं अच्छा है ना, देखो प्रेजेंटेशन एग्जाम में से लिख के आएंगे तो हमारा सवाल है सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन है 100 नंबर का पूछे। पूरा क्वेश्चन बोल देना नहीं नहीं फॉर्मेट नहीं बोल रहे, प्रेजेंटेशन है थोड़ा बहुत और उससे पास कर क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रखिएगा। सीए करने के लिए सिर्फ पास होना ही काफ़ी है। चलो तो ये फॉर्मेट हो गया, इस पे क्वेश्चन लोग कल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कुछ दे देंगे, बना के लाइएगा और कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टाटा बाय बाय।